द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के ठीक 80 साल बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई दे रही है। रूस और नेटो के आक्रामक तेवरों से ऐसा लगता है कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन सकती है, क्योंकि रूसी ड्रोन लगातार सरहदें पार कर रही है, जिससे नेटो में हड़कंप मचा हुआ। और नेटो का चार्टर यह कहता है कि नेटो में शामिल 32 देशों में से किसी भी एक देश के सीमा के अंदर कोई कार्रवाई होती है, हमला होता है, तो नेटो चार्टर 4 के हिसाब से नेटो देशों में सबसे पहले इस बात की मंथन होगी कि इसका कैसे जवाब दिया जाए। और चार्टर 5 यह कहता है कि सभी देश मिलकर साथ आएंगे और जवाब देंगे। तो क्या नेटो बदले की तैयारी कर रहा है? दावा किया जा रहा है कि अगर जंग की बिगुल फूंकी तो इस बार रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया साथ खड़े रहेंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो के 32 देश, यानी हर तरफ होगी तबाही तबाही, बेहिसाब तबाही। उसी तबाही का ट्रेलर वॉर ड्रिल के जरिए रूस लगातार दिखा रहा है। यह वॉर ड्रिल रूस बेलारूस के बॉर्डर पर हो रही है, जिसमें जर्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए किस तरह से इस ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है इस ड्रिल में जर्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी सफल टेस्ट किया गया है। रूसी आर्मी ने बताया है कि टेस्ट के दौरान जर्कोन टारगेट पर दागा गया। इसके अलावा SU-34 सुपरसोनिक लड़ाकू बम वर्षकों से भी हमले का अभ्यास किया गया। रूस का यह परीक्षण यूक्रेन और अमेरिका की टेंशन को बढ़ा सकता है, और इसी का नतीजा है कि पिछले दिनों नेटो के देशों के आसमान पर रूसी ड्रोन मंडराते दिखाई दिए थे। मतलब साफ है, बड़े युद्ध की तैयारी या बड़े युद्ध की दस्तक। दावा किया जा रहा है कि पड़ोसी नेटो देशों को रूस से खतरा है, क्योंकि एक दिन पहले रूस का एक ड्रोन रोमानिया में घुस गया, जिसके बाद फाइटर जेट F-16 को उसके पीछे लगाया गया। कुछ दिन पहले 19 रूसी ड्रोन ने पोलैंड के हवाई सीमा में घुसपैठ की थी, जिसके बाद से ही नेटो देश आपस में संपर्क में है, बैठकें कर रहे हैं और अलर्ट पर हैं। इसके पहले लिथुआनिया और जर्मनी के भी हवाई क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ। रूस और नेटो देशों से कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जिससे कयास लगाया जा रहा है कि कभी भी महायुद्ध दस्तक दे सकता है। दरअसल वॉर एक्सरसाइज के दौरान रूस ने घातक हथियारों की नुमाइश की है, जिससे नेटो को एहसास हुआ कि कभी भी इन हथियारों का मुंह यूक्रेन के अलावा नेटो देशों की तरफ भी मोड़ा जा सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रूसी वॉर ड्रिल से नेटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। यही नहीं, पोलैंड के बाद रोमानिया तक रूसी ड्रोन घुस गए हैं। इसके अलावा पोलैंड बॉर्डर के पास रूस ने हथियारों के गोदाम बना लिए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें परमाणु मिसाइल भी इस इलाके में तैनात करने का प्लान है। यही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि बेलारूस में 100 रूसी मिसाइलें तैनात की गई हैं, जिसे पूर्वी यूरोप में युद्ध के फैलने की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। रूस को जवाब देने के लिए नेटो देश भी एक्शन में है। फ्रांस ने राफेल जेट पोलैंड भेज दिए हैं और पोलैंड ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही नेटो का चार्टर 4 यह कहता है, नेटो चार्टर का, कि अगर लागू इसे कर दिया जाए तो यह युद्ध की आहट है। हमले के खतरे को देखते हुए पोलैंड ने F-16 फाइटर जेट की तैनाती कर दी है। तो सवाल यह उठता है कि क्या यूक्रेन को मदद करने वाले नेटो देशों को टारगेट करने का प्लान पुतिन ने पहले से तैयार कर लिया था? और इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखा जाए? क्या किसी महायुद्ध की दस्तक है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिताली निकोरे, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमेरिका से अजय भुटोरिया, बाइडेन के पूर्व सलाहकार, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले यूके देवनाथ जी, आप सबका स्वागत है। मिताली, आपका भी बहुत स्वागत है, और दर्शकों का भी एक बार फिर स्वागत करेंगे। चार्टर 4 की बात हम लोगों ने पहले की थी, यूके देवनाथ जी, आपने बताई भी थी। जो डेवलपमेंट्स उसके बाद हुए हैं, उसके बाद मामला थोड़ा संगीन लग रहा है, किसी बड़े वॉर की तरफ हिसाब किताब नजर आ रहा है।
जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़बा 2025 एक्सरसाइज जो रूस की फौज कर रही है, उसका उद्देश्य पश्चिमी देशों को ये दिखाना है कि अगर पश्चिमी देशों ने गलती से रूस की तरफ आंखें टेढ़ी की, तो रूस उसका एक जवाब देगा और भयंकर जवाब देगा। रूस के जवाब देने का एक तरीका उन्होंने डिस्प्ले किया कि वो सुखोई 35 से या उनके जो TU-122 विमान है उससे भयंकर मिसाइलों को ले जाएंगे और उसको लॉन्च कर देंगे पश्चिमी देशों की तरफ। जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है या इंग्लैंड है। अब ये जैसे जिरकॉन मिसाइल का आपने दिखाया, ये हाइपरसोनिक। 1000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। तो 1000 किलोमीटर की दूरी का मतलब है कि जब मिसाइल की रेंज महज 1000 किलोमीटर है, लेकिन लॉन्च के पहले जो लॉन्च एयरक्राफ्ट है वो भी तो 500, 1000 या 1500 किलोमीटर जाएगा। यानी इफेक्टिवली 3000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। लेकिन क्या रूस वाकई युद्ध में अपने को इस वक्त देखना चाहेगा? आ, अब जब पोलैंड ने दावा किया था और अब रोमानिया बोल रहा है कि वहां ड्रोन चले गए थे और नेटो हेडक्वार्टर में बड़ी मीटिंग हुई, सारे नेटो के देश वहां पहुंच गए, तो चार्टर 4 के तहत ये डिसाइड किया गया कि हमला जो था वो शायद ऐसे ड्रोन से किया गया था जो कि वॉरहेड नहीं थे, हाई एक्सप्लोसिव नहीं था। तो फिलहाल जो चार्टर 5 है उसको डिस्कस नहीं किया गया। अब रूस जो है बहुत जल्दी ही चाहता है ये युद्ध रुक जाए। तो ऐसे में रूस क्यों चाहता है ये युद्ध रुक जाए? क्योंकि रूस का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे सब उसको मीट हो गए हैं। दोनांस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिया, खैज़कॉन और बाकी जितना उनका क्लेम का एरिया था, उन्होंने वो पूरा अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद रूस क्या हमला करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो जीत चुका है। उसको जो चाहिए था वो जीत चुका है। क्रीमिया तो उसके पास 2015 से ही है। जी। नहीं, लेकिन मेरा इसमें सवाल यह है कि रूस के पास फिलहाल कोई वजह नहीं है यूकी देवनाथ जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन फिर ये जो अग्रेशन रूस दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है? हाँ, रूस ने ये कहा है कि अगर नेटो देश अपनी फौजों को यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय करेंगे, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड, अब फ्रांस ने कह दिया है वो बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने के लिए तैयार है, तो ऐसे में रूस ने कह दिया कि वो इसको यह मान लेगा कि नेटो की डिप्लॉयमेंट यूक्रेन के अंदर हो गई है। यानी फिर रूस इंतजार नहीं करेगा और यूक्रेन के जो सहयोगी देश हैं उन पर भयंकर हमला करेगा। तो ऐसे जो एक्सरसाइज है वह पहले बाल्टिक से में किया, फिर अभी आर्कटिक समुद्र में कर रहे हैं और ब्लैक सी में भी इसी तरह के एक्सरसाइज वो करते रहते हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि ठीक है, अगर नेटो देशों ने, यूरोप के देशों ने यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद दिया, ठीक है, लेकिन जिस दिन नेटो देशों ने सिग्निफिकेंट नंबर में, सिग्निफिकेंट का मतलब है कि हजारों की तादाद में उन्होंने यूक्रेन में अपनी पैदल फोर्स को, ट्रूप्स, बूट्स ऑन ग्राउंड भेज दिए, तो फिर रूस बहुत खफा हो जाएगा। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में भी करीबन 250 नेटो सोल्जर्स वो यूक्रेन में हैं, लेकिन वो सारे स्पेशलिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट हैं। मतलब वो कॉम्बैट वाले यूरोपियन सोल्जर नहीं है। तो रूस चाहता है कि जिस दिन जेलेंस्की शांत हो जाएं, बातचीत कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। रूस जीत गया है युद्ध को और यूक्रेन युद्ध को जीत नहीं सकता। जी। नहीं, तो क्या फाइनेंशियली रूस और नेटो इस कंडीशन में है आज की तारीख में? एक तरफ तो आर्थिक मंदी की बात की जाती है, दूसरी तरफ नेटो को जो पैसा डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बंद कर चुके हैं, तो ना अमेरिका युद्ध में जाने के मूड में नजर आता है, ना नेटो मूड में नजर आता है। रूस को लग रहा है कि ये जबरदस्त चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी जितना इनको थ्रेट करके और यूक्रेन को जितना दबा सकते हैं वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल चुके हैं पुतिन। क्या आज की तारीख में इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है नेटो की कि वो वॉर में आ सके, या रूस की कि रूस आगे बढ़ के किसी और एक जंग को अफोर्ड कर सके? मिताली।
तो विवेक जी, थैंक यू मुझे इस कॉन्वर्सेशन में लाने के लिए। अगर हम ये सोचें कि अभी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, तो ये हमें देखना चाहिए कि जो नेटो के सैंक्शंस हैं और यूएस के सैंक्शंस हैं, उन्होंने उतना रूस की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट नहीं किया है। पिछले 3 या 4 साल से हम अभी भी ये देख रहे हैं कि रूस की इकोनॉमी 4 से 5% हर साल बढ़ रही है। तो ऐसा भी बहुत लाइकली है, ऐसी बहुत सिचुएशन लाइकली है कि रूस की इकोनॉमी ये डिफेंस सेक्टर की वजह से ही आगे बढ़ रही है। और उसकी वजह से एक तरह से रूस के लिए तो इंटरेस्ट ही है कि उनके जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके जो नए लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके तो इतने सारे लोग आर्मी में जा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है। प्लस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग उनके लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, और डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी। और जब वो एक्टिव कॉम्बैट में उन डिफेंस इक्विपमेंट को दिखाते हैं कि दूसरे देशों के ऊपर ये ओवर पावर कर रही हैं, तो उनके ऑर्डर्स और भी बढ़ते हैं। तो एक तरह से रूस की इकोनॉमी के लिए डिफेंस सेक्टर बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट हो चुका है। ऑफ कोर्स अगर हम उसको कॉन्ट्रास्ट करें नेटो और यूएस के साथ, यूएस के लिए भी डिफेंस सेक्टर उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यूएस में भी अगर आप गन्स मैन्युफैक्चरिंग देखें और गन्स लॉबी की साइज देखें, तो पूरी नेशनल एसोसिएशन है उनकी गन्स की। और उसने एक्चुअली सिविलियंस को भी एक तरह से, ये जो गन ओनरशिप के राइट्स वहां पर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, उनको फ्री छूट दी हुई है। तो यूएस के लिए भी डिफेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट है, और रशिया के लिए भी। तो एक तरह से ये इट बिकम्स इकोनॉमिक इम्पेरेटिव कि हाँ, हम वॉर से एक्चुअली बेनिफिट और प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये, लेकिन अगर बात तो सही है कि भाई डिफेंस के इक्विपमेंट्स का जितना इस्तेमाल होगा, चाहे वो यूक्रेन के एंड से हो चाहे वो रशिया के एंड से हो, एक तरफ यूक्रेन के एंड से होगा तो उससे अमेरिका को फायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चर अमेरिका ही है। यूक्रेन के एंड से होगा तो यूक्रेन को फायदा होगा, और यूक्रेन चाइना से कुछ हथियार लेता है तो चाइना को इससे फायदा होगा। हमारे साथ अजय भुटोरिया इस वक्त जुड़ रहे हैं यूएस से। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो डेवलपमेंट्स ज़ेपैड वॉर एक्सरसाइज के बाद हुई है, चाहे वो लिथुआनिया हो, चाहे वो रोमानिया हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, यहाँ पर जो एयर का बॉर्डर उसका वायलेशन हो रहा है, और जो रूस के ड्रोन घुस रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है नेटो ने भी तैयारियां कुछ शुरू कर दी हैं। रूस ने कुछ मिसाइल्स तैनात कर दी हैं, जिसमें ज़िरकॉन की टेस्टिंग की बात भी सामने आ रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है रूस ने नेटो बॉर्डर के करीब। क्या लग रहा है, ये ओवरऑल क्या सिचुएशन बनता जा रहा है? क्या ये रूस यूक्रेन खत्म ना होकर कोई और विकराल रूप लेने वाला है, कोई बड़ा रूप लेने वाला है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी फिलहाल तो यही लग रहा है कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग हुई थी अलास्का में, जैसा हमने उस टाइम डिस्कशन किया था कि इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, न ये लोग पीस के लिए एग्री करने वाले हैं, न यूक्रेन वार रुकने वाला है। तो अल्टीमेटली वही लग रहा है कि रशिया अभी एडवांटेज में है, और जो पॉलिश एयर स्पेस पे ऊपर उन्होंने 19 ड्रोन से जो हमला किया, और जिसके कारण नेटो ने अपने जेट से उसको रिस्पोंड किया। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि नेटो जो है वो रशियन ऑयल के ऊपर अप टू 500% और रशिया के ऊपर टैरिफ लगाए। और साथ में कल एक स्टेटमेंट ये भी आया था उनके कॉमर्स सेक्रेटरी का कि साथ में इंडिया और ब्राज़ील और चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाए नेटो कंट्रीज़। और वो चाहते हैं कि नेटो कंट्रीज़ अगर टैरिफ लगाएंगे, पर ट्रंप एक बेसिक चीज़ भूल जाते हैं कि देयर आर कंट्रीज़ जिनकी अपनी डिपेंडेंसी है, जैसे टर्की है और कंट्रीज़ है जिनकी ऑयल और गैस के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर वो ये रशिया के ऊपर कंप्लीट सैंक्शन लगाते हैं तो पूरा यूरोप, आधा यूरोप, अजय जी आधा यूरोप अगर एलएनजी ना मिले तो जम जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो कर पाए। और साथ में चाइना के ऊपर भी जो अब पूरा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंस हो चुके हैं यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिकन कंट्रीज़, इसलिए वो चाइना के ऊपर भी स्ट्रिक्ट सैंक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो जो ट्रंप का ये प्रोसेस है कि टैरिफ के थ्रू, चाहे इंडिया के ऊपर उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, अब इंडिया के ऊपर ट्वीट करना बंद कर दिया, और इंडिया के, जैसे हमने पहले कहा था कि यू टर्न लेंगे, तो वो अब यू टर्न ले रहे हैं इंडिया के साथ में, कि उनको पता चल गया कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये प्रेशर उनका फेल हो गया। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो अब नेटो के साथ जो ये टैक्टिक्स अपना रहे हैं, ये भी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी है, उसको अपना खुद को देखना है, कहाँ से ऑयल सप्लाईज लेनी है। जब तक यूएस एक
चीप ऑल्टरनेटिव ऑफ ऑयल सप्लाई प्रोड्यूस करे कि आप भाई इस कंट्री से ले लो या दूसरे कंट्री से ले लो, वो है नहीं। और अगर आप रशिया से ऑयल सप्लाई लेना बंद कर दोगे तो ग्लोबल ऑयल मार्केट जो है पूरा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मार्केट के सब कंट्रीज जहाँ पर ऑयल अवेलेबल है, सब कंट्री बढ़ जाएगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो पूरी सप्लाई चेन खराब हो जाएगी। तो ये ट्रेड के थ्रू जो ट्रेड और टैरिफ के थ्रू जो ट्रम्प का एफर्ट है कि वो यूक्रेन वार रोक लेंगे, वो लग नहीं रहा है कि वो सक्सेसफुल होगा। तो ही हैज टू कम बैक टू द नॉर्मल वे ऑफ डिप्लोमेसी एंड टॉक्स, एंड उसमें स्पेशली एक चीज जी, अजय जी, एक चीज समझ नहीं आ रही है। आपने देखा होगा अलास्का में जो पुतिन और बाइडेन की माफ कीजिएगा ट्रम्प की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद चीजें और जो है वो डीरेल हुई हैं। चाहे वो अमेरिका की तरफ से कहा गया हो कि पुतिन जो है इसका खामियाजा भुगतेंगे, या फिर रूस को इसका खामियाजा भुगतना होगा, कड़े सैंक्शंस लगाएंगे और हम और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। फिर वो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से भी एग्रेशन बढ़ गया है। तो क्या वहां अलास्का वाली मीटिंग में कोई गड़बड़ हुई है? आई मीन अलास्का वाली मीटिंग भीतर तो क्या हुआ, ये डिस्कशन तो पब्लिक नहीं है, लेकिन जो पब्लिक है वो क्लियरली अवेलेबल है कि रशिया इज इन एडवांटेजेस पोजीशन। रशिया के पास ऑलमोस्ट 20% ऑफ द लैंड है यूक्रेन का, और रशिया ने साफ साफ मना कर दिया वो लैंड जो जीत चुका है वो देगा नहीं। और उसी टाइम से जो पुतिन की बात हुई और उसके एक महीना आगे पीछे यूएस ने कह दिया मैं अब फाइनेंशियल हेल्प, डायरेक्ट हेल्प नहीं करूंगा। अगर आपको वेपन्स चाहिए मैं 10% प्रीमियम पे आपको वेपन सप्लाई करूंगा, नेटो कैन बाय द वेपन्स। तो यूक्रेन की जो वेपन सप्लाई जो फ्री में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में 250 बिलियन के जो सप्लाईज जा रही थी वो रुक गई ऑल ऑफ ए सडन। तो ऑब्वियसली यूक्रेन जो है कमज़ोर पड़ गया। तो ये एक रशिया को और रशिया के ऑयल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे इंडिया के ऊपर सेंक्शन लगा लिया या चाइना को धमकी दे दी, उससे उसकी सप्लाईज नहीं। तो उसका डिफेंस बजट जो 149 बिलियन का है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये सारी कुल मिला के रशिया की पोजीशन हैज बिकम स्ट्रॉन्गर, एंड रशिया इज इन नाउ कमांडिंग टर्म्स कि अब उसको यूक्रेन वार कितना चलाना और कैसे एंड करना है। तो ये अभी पोजीशन है कि आई थिंक द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू रीइवैल्यूएट एंड हाउ दे वांट टू प्रोसीड एंड ब्रिंग एन एंड टू दिस वॉर। जी, यूके देवनाथ जी, क्या वाकई बॉल जो है जैसे कि अजय जी कह रहे हैं अब रशिया के कोर्ट में है, अब एडवांटेज है, उसको एज है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? विवेक जी, हो ये रहा है कि रूस जानता है कि वह यह युद्ध जीत गया है और यूक्रेन भी जानता है कि वह युद्ध हार गया है। सिर्फ ये है कि अमेरिका को एक बार डोनाल्ड ट्रंप को, जेलेंस्की को अपने ऑफिस में बुला के बोलना पड़ेगा कि जेलेंस्की साहब, आप ये युद्ध जीत नहीं सकते और रूस ये युद्ध हार नहीं सकता। तो आप कितना नुकसान कराओगे अब यूक्रेन का? यूक्रेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डावाडोल हो गई हैं। जिस दिन युद्ध रुकेगा उसके बाद अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि करीबन $80 बिलियन की दरकार होगी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन पर। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके जो बंधु हैं, अब अजय हैं और बाइडेन के सलाहकार रह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जितने सलाहकार हैं वो अब छलांगे मार रहे हैं कि कैसे ये यूक्रेन का युद्ध बंद हो। और वह अमेरिका के जो धनाढ्य कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनके पास की पैसे की कोई कमी नहीं है, वो छलांग मार के यूक्रेन में जाकर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, रोड्स, हाईवेज, डैम्स, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, उनके रिकंस्ट्रक्शन में जाके घुस जाएं। और मैं आपको बताता हूं, यूक्रेन ऐसा देश है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है। वहां जो हम कहते हैं ना कि अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो, ट्रांसपेरेंसी करो, अभी कंपटीटर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, ऐसा कुछ नहीं है। यूक्रेन में बस ऊपर से फोन आता है कि फलाना फलाना कॉन्ट्रैक्ट फलाने फलाने कंपनी को दे दो, चला जाता है। तो अमेरिकन के जो रिपब्लिकन पार्टीज के जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि युद्ध बंद हो और वो करोड़ों बिलियंस डॉलर वहां यूक्रेन जाकर कमाएं। आप नहीं यकीन करेंगे कि सैकड़ों बुलडोजर्स, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, क्रेन्स, एक्सकेवेटर्स, ये सब जमा हैं। जिस दिन युद्ध रुकेगा ये सारे शिप से पहुंच जाएंगे पोलैंड, वहां से रेल में लोड होकर ये सब क्रेन्स, अर्थ मूविंग मशीन्स
बुलडोजर्स, एक्सकेवेटर्स पहुंच जाएंगे लवीव, और लवीव से ये पहुंच जाएंगे जहां जहां यूक्रेन की माइनिंग इंडस्ट्री है। और आप देखिए जिस दिन युद्ध बंद होगा अगले 1-2 साल में ये सारी माइंस जो हैं अमेरिका, उनके मालिक सब रिपब्लिकन पार्टी के स्पॉन्सर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। जितनी रेयर अर्थ मिनरल वहां एक्सट्रैक्ट होती है जमीन से, इसका मतलब 99 ईयर का लीज साइन होगा। एक तरह से और वो देवनाथ जी सारे आप ये कह कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं कि एक तरह से रिपब्लिकन एंड टीम के हाथ में यूक्रेन को गुलाम बना दिया गया है। जी हाँ, हो ये रहा है कि अमेरिकन जो सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट की जो पावर होती है वो भारत के हिसाब से अगर देखें तो असीमित होती है। वहां पहले डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो बाइडेन थे, अब बोल ही देता हूं डेमोक्रेट्स ने भी उसी लाइन पे चले हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स जो होते थे थोड़ा नरम थे। जो बाइडेन ने कभी नहीं कहा कि वही अमेरिका को चला रहे हैं, जो बाइडेन ने कभी नहीं किया कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है। जो बाइडेन ने जानते थे कि अमेरिका दुनिया में नंबर 1 पावर है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को यह चीज मालूम है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अरे भाई अमेरिका तो पहले से ही ग्रेट था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आज तक, इसमें किसको शक है। हाँ, अब मिताली जी हमारे साथ हैं, हम लोग हर रोज अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट पढ़ते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो दशकों से रूस चीन से कितनी आगे है। आज तो रूस भारत के समकक्ष पहुंच गया है। अगर जीडीपी देखें, चीन की जीडीपी अमेरिका से 1/3 है। तो अमेरिका को ग्रेट बनाने की ऐसी क्या ललकार देने की जरूरत थी। लेकिन नहीं नहीं, इसके पीछे छुपे हुए उद्देश्य को हमें समझना चाहिए। इस नारे को देखे वो एक स्यूडो नेशनलिज्म को वहां जगा रहे हैं, जिसके तहत जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो कि आमतौर पर बिजनेस के और ट्रेड के मामले में थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होती है, वो सब दुनिया में अपॉर्चुनिटी तलाश करते रहते हैं कि कहां जाके अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और यूक्रेन में पैसा इन्वेस्ट करने से अमेरिका की पौ 12 है, 20 की 20 उंगलियां घी में है। क्यों? एक तो वहां जब अमेरिकन कैपिटल जाके सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपना पैर घुसा देंगे, उसके बाद रूस की जो पैठ थी यूक्रेन में, मैं ये बताना चाहता हूं कि युद्ध शुरू होने तक 2015 तक डेफिनेटली रूस बहुत ही मेजर पार्टनर था, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पार्टनर था यूक्रेन का। और अभी भी जब 3-3.5 साल पहले युद्ध हुआ तब तक रूस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था यूक्रेन की इकोनॉमी में। अब जैसे ही अमेरिका वहां इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, ये रूसी जितने इन्वेस्टर थे उनको उखाड़ फेंक के बाहर फेंक दिया जाएगा। दूसरी चीज है कि यूरोप के सारे देश बैठे हुए हैं कि जिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में अमेरिकन धनाढ्य इंटरेस्ट नहीं लेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, ये बहुत क्लियर है, जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत होगी अमेरिकन होंगे सामने, जहां मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वहां पर यूक्रेनियंस बैठे हुए हैं कि ठीक है जर्मनी से कुछ पैसा आ जाएगा, ठीक है फ्रांस से कुछ पैसा आ जाएगा, इंग्लैंड से भी कुछ पैसा आ जाएगा। तो यूरोप के देश लालच भरी निगाहों से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन ये युद्ध खत्म हो जाएगा। जी विवेक जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें रूस जो है वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है। मैं मिताली से इसका एक आंसर चाहूंगा कि रूस को क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है, खासकर उसके या फिर यूक्रेन के आगे पोलैंड और बाकी जो कंट्रीज लगते हैं, लिथुआनिया और बाकी इलाकों में, क्योंकि रूस देख रहा है कि अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर एक लीड हासिल की जा सकती है। इसलिए शायद हमने देखा कि भाई जर्मनी वगैरह को भी उसने एक तरह से सतर्क करने की कोशिश की कि भाई हमारा जो बहुत स्ट्रांग वॉर एक्सरसाइज इस तरह हो रहा है। मिताली, उसके बाद मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। जी विवेक, तो बात ये है विवेक कि अगर आप ये सोचें कि पूरा जो ये यूरोपियन वाला एरिया है, ये यूरोपियन इकोनॉमिक जोन है, एक बारी आप यूक्रेन को अगर कैप्चर कर लें, वहां पे यूक्रेन में एक अपना बेस बना लें, तो आपका जो लैंड बेस्ड ट्रेड है पूरे यूरोप में, वो एक तरह से आपके लिए ओपन अप हो जाता है। सबसे बड़ी एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखें कि पोलैंड के साथ या लिथुआनिया के साथ एक्चुअली अभी भी रिलेशंस रशिया के बर्स्ट नहीं हुए हैं, इवन दो पोलैंड में बहुत सारे यूक्रेनियन रेफ्यूजीज और यूक्रेनियन विमेन एंड चिल्ड्रन पर्टिकुलरली जा रहे हैं। तीसरी बात, यूक्रेन को ये पता है और ये बात रशिया को भी पता है
कि नेटो कंट्रीज यूक्रेन को पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रशिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो लैंड कैप्चर कर ले यूक्रेन का, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा रीजन है, डोनेस्क रीजन जो उनका है, वहां से उनको एक डिफेंस का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिलता है। तो इतने सारे रीजंस की वजह से वो उनके लिए एक बहुत ही गोल्ड माइन है यूक्रेन को कैप्चर करना। एग्जैक्टली वहां पर अपॉर्चुनिटी तो रशिया देख ही रहा है, और जिस हिसाब से रशिया ने लीड हासिल किया हुआ यूक्रेन में, वो तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे पुतिन। मैं लेकिन इसमें हैरानी वाली बात यह है, मैं अजय जी से भी इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगा, बाकी यूके देवनाथ जी और आप तो हैं हमारे साथ। हैरानी की बात यह है कि इन सब चीजों को अमेरिका इतनी खामोशी से कैसे देख रहा है। स्पेशली अलास्का की मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत खामोश हो गए हैं और बहुत ज्यादा रिएक्शंस उनके नहीं आ रहे हैं। ट्रेड वॉर को लेकर हम देखते थे पहले हर दिन दूसरे दिन कुछ कहते थे, वो कुछ नहीं कह रहे अब। इसके अलावा कहीं भी दुनिया में छोटी मोटी घटनाएं होती थी तो उसको लेकर कुछ कहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो भी बयानात अब नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का मामलों को, चार्ली किर्क को लेकर उनका रिएक्शन आया तो बहुत ऑब्वियस था, उनके बहुत करीबी दोस्त थे, उनके साथ हादसा हुआ, उनकी मौत हो गई। लेकिन ये जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट बनते नजर आ रहे हैं जिसमें रूस और नेटो आमने सामने दिख रहा है, उस पर भी बहुत स्ट्रांग कोई रिएक्शन आ रहा हो, मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई ऐसा रिएक्शन आया है। इसके पीछे की वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप अचानक इतने खामोश क्यों हो गए, कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? अजय जी। इसका जो एक डोनाल्ड ट्रंप इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस नाउ। उन्होंने जो अपने मेजर कार्ड्स प्ले करने थे, उन्होंने टैरिफ के कार्ड्स इंडिया के अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में और नेटो के अगेंस्ट में, वो सारे प्ले कर लिए। तो नाउ ही इज़ काइंड ऑफ रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, जो उसके एडवाइजर्स ने उसको एडवाइस करा है। अब यूक्रेन वॉर जो है वो ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर में है, और जो अब फोर्थ ईयर में है, और उसके साथ में जो अब अभी उसका एग्रेशन जो है रशिया का थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, बट एट द सेम टाइम जो डिफेंस सप्लाईज थी जो यूक्रेन को मिलनी चाहिए थी यूएस से या नेटो से, चाहे F-16 जेट्स हो या डिफेंस सिस्टम हो जो रशिया को स्ट्राइक कर सके, उसके अगेंस्ट में वो कर सके, वो भी पूरी तरह से सप्लाई जो है कम हो गई है यूएस की तरफ से और नेटो की तरफ से। केवल अभी वर्बल टॉक्स हो रही है कि रशिया के अगेंस्ट में इकोनॉमिक सैंक्शन करो, ऑयल बंद करो। पिछले 3 महीने से यही हो रहा है, जबकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो दैट उस फ्रंट पे यूक्रेन पूरा वीक हो चुका है, जैसा कि पहले रक्षा विशेषज्ञ जी ने कहा। तो ये देखते हुए, और अब एक और इम्पोर्टेंट है कि चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ डिफर 30% टैरिफ लगाया था, और जो 100-200% टैरिफ की धमकी दी थी उसको 90 डेज डिफर किया था। और वो टैरिफ का अब नेगोशिएशन चाइना के साथ कुछ ही दिनों में आने वाला है। आई थिंक अक्टूबर तक वो नेगोशिएशन आने वाला है जो ट्रंप को करना है। अब ट्रंप इस पोजीशन में नहीं है कि चाइना के ऊपर 120% सैंक्शन लगा ले, क्योंकि उसका जो काउंटर रिपरकशन होगा वो ये होगा कि सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी यूएस से। इंडिया के साथ ऑलरेडी उसने पंगा ले चुका है, तो वहाँ से भी सप्लाई चेन आएगी नहीं। जो बेसिक स्टफ है, चाहे ग्रोसरीज से लेके या घर की रेगुलर यूज़ के आइटम्स की, प्लस जो मिनरल्स हैं जो चाइना से मिलते हैं, अभी जो लार्जेस्ट सप्लायर है चाइना, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ईवी इंडस्ट्रीज जो है और चिप इंडस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इस वजह से वो चाइना के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग नहीं जा रहा है। वो जानता है कि अगर चाइना के ऊपर स्ट्रॉन्ग जाए, जैसा कि वो नेटो को बोल रहा है कि चाइना के ऊपर तुम टैरिफ लगाओ, तब चाइना ऑयल बाय करना बंद करेगा, तो रशिया की पोजीशन वीक होगी, वो कर नहीं पाएगा। तो ये सारे ऑप्शन जो है उसके साथ में उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब ये देखना ये है कि वापस वो एग्रेशन में जाता है कि यूक्रेन को सप्लाईज करता है F-16 जेट्स एंड बाकी जो उसकी मिलिट्री को जो डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। उसके पास एक ऑप्शन वो है कि यूएस वापस से फाइनेंशियल एड में जाए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, या फिर अगर वो ऑप्शन नहीं करता है तो दे हैव टू काइंड ऑफ, जो पहले कहा था आपने कि दे हैव टू एग्री कि जेलेंस्की दिस वॉर इज लॉस्ट एंड नाउ एग्री टू गिविंग अप द लैंड, जितना रशिया चाहता है उसमें भी जो बेस्ट नेगोशिएशन है वो करके इससे बाहर निकले। इससे जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं यहाँ पर नवंबर 2026 में, उसके ऊपर डोमेस्टिक काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं आते ही फर्स्ट 100 डेज में यूक्रेन वॉर बंद करवा दूंगा, गाजा और
उसका इसराइल का वार बंद करवा दूंगा, और काफ़ी सारे पीस डील्स की उसने घोषणा की थी, और उन सब चीज़ों में फेल हो रहा है। प्लस डोमेस्टिक प्राइसेस जो है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, सारे डोमेस्टिक प्राइसेस ऑलमोस्ट 25 to 30% इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स दैट अराउंड $2,500 एवरेज अमेरिकन को ज़्यादा पे करने पड़ेंगे आउट ऑफ पॉकेट। तो ये सारा मिला के उसके डोमेस्टिक इलेक्शन के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो ये देखते हुए आई थिंक ये अजय जी, इसको बड़ा मशहूर, बहुत मशहूर कहावत है हमारे देश में, आप जानते होंगे, कभी इंडिया आए होंगे तो आपने सुना होगा या फिर अपने किसी इंडियन दोस्त से सुना होगा, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। मतलब गए, ग्लास टूट गया गलती से, उसके 12 आने पे कर, 12 आने पहले बहुत हुआ करता था, लगभग ₹1.25 के बराबर, ₹1.25 ही होता था। तो वो कहावत बड़ी मशहूर है। तो मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को मिला कुछ नहीं और ग्लास टूट गए, 12 आना उसके लग जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रैप में फंस गए। कुछ कहना चाह रहा है, फिर मैं यूके देवनाथ जी के पास जाऊं। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कुछ वैसी ही हालत है, वो ट्रैप में फंस गए अपने, कि उसको लगा कि ये धमकी देंगे। अब इंडिया की तरफ जैसे जो टोन चेंज हो रही है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी कि इंडिया को जो शिफ्ट हुआ, और उसको अब उसके अलाइज को लग गया। पीछे थोड़े दिन पहले रूबियो ने स्टेटमेंट दिया, अब जो नया एम्बेसडर आने वाला है सर्जियो गोर, वो भी स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडिया इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई अगेंस्ट टू काउंटर बैलेंस चाइना। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि जो 25 साल से क्लिंटन से लेके ओबामा से लेके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के साथ में काम कर रही थी, उस रिलेशनशिप को, इतना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो बाइडेन ने कहा था वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप, उन्होंने हर्ट किया। और अब वापस से वो टोन चेंज कर रहे हैं अपने ट्वीट्स में। और अभी जो लास्ट सितंबर 13 को जो ट्वीट करी, जो नेटो को और चाइना के अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट सब कुछ कहा, उसमें उन्होंने इंडिया का मेंशन नहीं किया। तो अब लग रहा है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब काम कर रहे हैं, ना कि ये केवल लुत्निक, पीट नवारो और मार्को रूबियो जैसे ये लोग भी आना बंद हो गए। अब ये लोग भी पिछले 4-5 दिन से नहीं दिखाए, 4-5 दिन से नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, वरना अलग अलग टॉक शोज में दिखते थे, अलग अलग इंटरव्यूज में नजर आते थे। कोई टैक्स का महाराजा है भारत, तो कोई कह रहा था वैम्पायर है, कोई कह रहे थे कि भाई इनके हाथ खून से सने हुए, इनके हाथ यूक्रेनियों के हाथ खून के रंग से हाथ रंगे हुए हैं, और बहुत जो है वो अलग अलग तरह की बात है। लेकिन मेरा स्पेशली जो इंटरेस्ट है कि भी रशिया जो है वो बहुत अग्रेसिव स्टांस दिखा रहा है, यूके देवनाथ सर, और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, खामोश हैं। एक तरफ वो वॉर ड्रिल कर रहा है, वो नेटो कंट्रीज में घुसा जा रहा है, कह रहे हैं कि भाई हमारा ड्रोन जो गलती से चला गया। फिर एक बार गलती होती, बार बार गलती नहीं होती। तो अग्रेसिव स्टांस तो है ही रूस का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतने खामोश क्यों है देवनाथ जी? यहाँ विवेक हो ये रहा है कि रूस एग्रेसिव स्टांस दिखा रहा है। डेफिनेटली रूस एग्रेसिव स्टांस दो वजह से दिखा रहा है। एक तो जमीन पर रूस की फौज हर रोज करीबन किसी दिन 300 मीटर, किसी दिन 500 मीटर पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा तो शायद 2-3 महीने के अंदर वो जो न्यूप्रो रिवर है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो बात यह है कि रूस का एक्टिव स्टांस जो है स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी बहुत ज्यादा है। रूस बेलारूस में जाकर एग्रेसिव एक्सरसाइज कर रहा है। बाल्टिक में और आर्कटिक सी में अपनी नेवल और एयरफोर्स फ्लीट को एक्टिवेट कर रहा है। इसका मकसद यह है कि अमेरिका को दिखाना कि रूस अभी तक फौजी तौर पर अमेरिका को और नेटो देशों को चैलेंज दे सकता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि रूस के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को हमला रूस से पश्चिम से होके अमेरिका की तरफ करना है। असल में आर्कटिक सागर के ऊपर एक्सरसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर रूस से कोई मिसाइल या स्ट्रेटेजिक बॉम्बर अगर अमेरिका की तरफ कूच करना है, वो पश्चिम की दिशा में नहीं जाते, वो जाते हैं आर्कटिक समुद्र से उत्तर की दिशा में, नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ते हुए वो पहुंचते हैं जिस तरफ ग्रीनलैंड है या कनाडा है, अलास्का है, उस रूट से वो पहुंचते हैं अमेरिका तक। तो अमेरिका की जो नॉरेड है, नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम, अगर उनके रेडार्स का रुख देखें वो भी पूरब में यूरोप की तरफ नहीं है। नॉरेड के जो रेडार हैं जो कि अमेरिका की उत्तरी सीमा में लगे हैं, कनाडा में लगे हैं, अलास्का में लगे हैं, उनके जो एंटेना है उनका रुख उत्तरी ध्रुव की तरफ है, उत्तर की तरफ है, पोलर आइस कैप की तरफ है, क्योंकि रशियन मिसाइल्स और रशियन एयरक्राफ्ट जो हैं उड़ के उस दिशा से आएंगे।
तो रूस इस तरह का जब एक्सरसाइज करता है तो वो अमेरिका की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है, चिता देता है कि देखिए हम आप तक पहुंच सकते हैं अगर आपने कोई गलती की। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है, आप चुपचाप क्यों रहते हैं? हाँ। वो चुपचाप इसलिए रहने लगे हैं क्योंकि अब उनके जो सही बताया गया, अजय जी ने सही बताया कि अब उनके जो हितैषी है, एडवाइजर्स हैं, उन्होंने उनको बोल दिया है कि भारत की तरफ इस तरह के अनर्गल बयान देके आप भारत को नाराज कर रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो जनवरी फरवरी में ही अपना एक एम्बेसडर नियुक्त कर सकते थे दिल्ली में, चाणक्यपुरी में, लेकिन चाणक्यपुरी में डोनाल्ड ट्रंप का कोई एम्बेसडर था ही नहीं पिछले 7 महीने से। यह दिखाता है कि ट्रंप के दिल में भारत के प्रति कितना, या तो हीन भावना से देखते हैं वो भारत को, या शायद उदासीन भावना से देखते हैं भारत को। लेकिन अब जब उन्होंने एक एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है तो अब दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी से सही फीडबैक, खासतौर से ऐसा फीडबैक कि भारत की आम आवाम जमीनी स्तर पर अमेरिका के बारे में क्या सोचती है, वो डोनाल्ड ट्रंप के कानों में जाएगी। जी विवेक जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि बैकफुट पर हैं, खामोश हैं, और उनकी टीम भी इन दिनों बहुत खामोश है। एक आखिरी रिएक्शन जल्दी से अजय जी से मैं चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इज एक्चुअली राउंडिंग आउट फ्रॉम ऑप्शंस। उनके पास विकल्प खत्म हो गए हैं। उन्होंने ब्रिक्स को मजबूत कर दिया, उन्होंने एससीओ को फिर से जिंदा कर दिया, वो नेटो से अलग थलग पड़ गए, अपने दोस्तों से अलग थलग पड़ गए, और अब रशिया जो है वो बहुत सीरियस स्टांस ले रहा है नेटो के खिलाफ। तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें कुछ करेंगे या फिर अमेरिका इससे अभी भी अलग रहेगा? अजय जी। देखिए, एक चीज़ हमें ये नोट करने वाली है कि रशिया जो है नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ में मिलकर जो ड्रोन्स है और जो वेपन्स है, ऑलमोस्ट उसके एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रोन है जिसका 2700 और की क्वांटिटी में पर मंथ बना रहा है। और साथ में जो एक अभी जो जिस ड्रोन से पोलैंड में स्ट्राइक किया था वो अराउंड 50,000 पर मंथ की सप्लाई से बना रहे हैं, जिससे यूक्रेन के सिस्टम जो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में, वो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन है वो बना रहा है। और ये सारे बना के वो अपने इस वार में यूज़ कर रहा है। रशिया की जो मेन पावर का जो लॉस हुआ था वो अराउंड 950,000 उसके आर्मी का लॉस हुआ था। लेकिन उसका जो कंटिन्यूअस रिक्रूटिंग है, जहाँ पर उसने यूक्रेन के एरियाज को जो ऑक्यूपाई किया है, वहाँ के सिटीजन्स को वॉलेंटरी और फोर्स्ड रिक्रूटिंग करके उनको अपनी आर्मी में इंक्लूड कर रहा है। तो रशिया का वो भी कंटिन्यूअस जा रहा है कि रिक्रूटिंग जा रहा है। लेकिन इस टाइम यूक्रेन का डिफेंस सप्लाईज बंद है यूएस की तरफ से। नेटो के पास में फाइनेंशियल उन्होंने कुछ 80 बिलियन ऑफर किया है। वो उन्होंने जर्मनी में एक सेंटर बनाया जहाँ से वो यूक्रेन को सप्लाईज करेंगे, बट वो सप्लाईज सब रुकी हुई है। डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस फाइटर जेट्स और जो ड्रोन्स वगैरह वो सारी सप्लाईज रुकी हुई हैं। उसकी आर्मी की जो सिविलियन आर्मी के जो नंबर ऑफ लॉसेज है, मेन पावर वो भी बहुत ज़्यादा है। और साथ में यूक्रेन के जो लोग हैं अब वो कम रिक्रूट हो रहे हैं जो आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। तो ये सारा कंबाइन करते हुए ये रशिया को एक स्ट्रॉन्गर और ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और ट्रंप की टीम को ऑब्वियसली ये सब समझ में आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को। बड़े बड़े काफ़ी एनालिटिकल रिसर्चर्स बैठे हुए हैं जो ये सारा डेटा कंबाइन करके ऑब्वियसली थ्रू डिफेंस, थ्रू स्टेट डिपार्टमेंट, थ्रू वाइट हाउस से सारा पहुंचता है प्रेसिडेंट के सामने। Exactly. तो अब तक जो टैरिफ के थ्रू वॉर को प्ले किया जा रहा था, आई थिंक अब यूएस विल चेंज स्ट्रेटजी इन कमिंग डेज एंड विल सी ए न्यू वे ऑफ ट्राइंग टू अटैक एंड काउंटर दिस रशियन एग्रेशन। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि रशियन अग्रेशन को कैसे काउंटर करेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अजय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूके देवनाथ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किस तरह से रशिया बहुत अग्रेसिव स्टांस ले रहा है और जिस तरह से नेटो देशों के सामने आमने सामने खड़े होकर आंख में आंख डालकर रशिया बात कर रहा है, ये ठीक संकेत नहीं है ग्लोबली अगर इसे देखा जाए, स्पेशली रशिया वर्सेस नेटो देखा जाए तो।